हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम माइंड। सो आज है अपनी क्लास 3 टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। ऑलरेडी 2 क्लासेस हम कर चुके हैं जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस करके कंप्लीट किया है। आज हम इसमें न्यू क्वेश्चंस करेंगे एंड जो इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस है वो आपके टीजीटी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे एंड पीजीटी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल होंगे। तो इस क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज when was national policy implemented for persons with disabilities? जो विकलांग व्यक्ति है उनके लिए जो राष्ट्रीय नीति है वो कब लागू की गई? पहला है 10 अगस्त 2006, सेकेंड है 25 फेब 2006, थर्ड है 10 जून 2006 एंड फोर्थ इज 10 फेब 2006। तो जो ये नीति लागू की गई है डिसेबल पर्सन्स के लिए वो लागू की गई है 10 फरवरी 2006 को। ठीक है, इस पॉलिसी को लागू करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा था वो ये था कि जो डिसेबल पर्सन है उनको पूरा अधिकार दी जाए, हर चीज़ में हर क्षेत्र में उनको जो है प्रॉपर अधिकार हो शिक्षा का और उनको बिल्कुल अलग ना किया जाए, उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाए और उनको सारी जो है सुविधाएं प्रदान की जाए, सारे रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड किए जाए। तो उनके हित में जो है ये नेशनल पॉलिसी ये इम्प्लीमेंट की गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर सेम टिल विच एज? कितनी एज तक जो है जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है लड़के और लड़की में वो कब तक सेम रहती है? तो ये समान रहती है। पहला ऑप्शन है 7 से 9 साल के बीच, 10 से 12 साल के बच्चे के लिए, 11 से 13 साल के जो लड़के लड़कियां उनके सेम होती है, या फिर 4 से 5 साल के। तो ये देखिए 7 से 9 साल का बच्चा जब तक होता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो इक्वल रहेगी। जो उनका इनटेक ऑफ कैलोरीज होता है कि कितनी उनको इनटेक करनी चाहिए कैलोरीज, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए दोनों के लिए सेम रहती है। उसके बाद जो है ये डिफरेंट हो जाती है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। बॉयज़ के लिए अलग होता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड गर्ल्स के लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो 7 से 9 साल तक के बच्चे के लिए जो है ये मैटर नहीं करता कि वो लड़का है या लड़की है, उसके लिए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो है वो बराबर रहेगी। Question number third is which of the following is are an advantage of observation method? जो अवलोकन विधि है उसकी क्या एडवांटेज है? जैसे ऑब्जर्व करके कोई चीज़ सीखी जा रही है तो उसके एडवांटेज यहाँ पे क्या है? फर्स्ट है इनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर इन्वायरमेंट। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है? इनकरेज किया जाता है बच्चों को कि वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करें, सारा देखें कि इन्वायरमेंट में क्या है और क्या नहीं है और वहाँ से जो है सीखें। सेकेंड है इनकरेज स्टूडेंट्स टू सी थिंक एंड एस्टेब्लिश कनेक्शंस, कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो देख के समझ के सोच के किसी चीज़ के बारे में एक दूसरे चीज़ों के बीच में लिंक जो है स्थापित करके वो चीज़ों को समझ रहे हैं, एक दूसरी चीज़ों को रिलेट करके वो जो है किसी एक लास्ट पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो इनकरेज किया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड में। थर्ड है एबिलिटी टू इन्फर सिमिलरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस, कि जो दो चीज़ें हैं उनमें क्या सिमिलरिटीज़ है एंड क्या ये डिफरेंसेस है, मतलब क्या समानता है दो चीज़ों में और क्या असमानता है, तो वो अनुमान लगा पाए चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाउ। तो देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड में ये तीनों ही पॉइंट आते हैं कि जो बच्चा है वो एक्सप्लोर करता है इन्वायरमेंट को और वहाँ से सीखता है। दूसरा है कि बच्चों को जो है इनकरेज किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो चीज़ों को देखें, अच्छे से समझें और उनके बीच में जो है संबंध स्थापित करें। थर्ड ये था कि इन्फर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, उनको पता हो कि ये दो चीज़ें सिमिलर है या फिर अलग दिखती है या फिर ये दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है, किस तरह से वो अलग है। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन मेथड में आता है कि बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, अवलोकन विधि से जो चीज़ें हैं वो सीख रहा है। तो ये तीनों ही जो पॉइंट है आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबाउ। Question number 4 is you wish that students learn by peer learning strategies. Which strategy will you adopt to form groups? कि आप ऐसा सोचते हैं कि जो स्टूडेंट है वो पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजीज मतलब पीयर लर्निंग स्ट्रेटेजीज के माध्यम से सीखें, मतलब एक साथ बच्चे जो है एक दूसरे के साथ मिलकर
चीज़ें सीखें अपने दोस्तों के साथ, अपने एक दूसरे छात्र है वो एक साथ बैठ के जो है चीज़ों को सीख रहे हैं। तो इस स्ट्रेटजी के लिए आप किस तरह से जो है ग्रुप बनाएंगे ताकि जो पीयर लर्निंग है वो अच्छे से हो पाए। पहला है मेक अ हेट्रोजीनियस ग्रुप बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन, कि आप भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विश्व समूह बना रहे हैं। मतलब उसमें हर टाइप का बच्चा है, हेट्रोजीनियस है, सारे टाइप के बच्चे आपने ले लिए हैं कि उनका कैसी भागीदारी है, किस तरह से सहयोग है, उस आधार पर। सेकेंड है फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स ऑफ सेम जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि आपने इस तरह से ग्रुप बनाए हैं कि 5 स्टूडेंट है वो सेम जेंडर के हैं। मतलब आपने अगर 5 स्टूडेंट रखे हैं एक ग्रुप में तो वो या तो लड़के ही हैं या फिर वो 5 स्टूडेंट जो है वो लड़कियां ही हैं। आपने जेंडर के बेसिस पे जो है ग्रुप्स बना दिए हैं। या फिर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि कोई बच्चा अगर रिच फैमिली से आता है तो उन 5 बच्चों को आपने एक ग्रुप में रख दिया है, और कोई बच्चा गरीब परिवार से है तो उन 5 बच्चों को आपने एक ग्रुप में रख दिया है। तो आप इस आधार पे ग्रुप बनाएंगे। थर्ड है मेक अ रोल नंबर वाइज ग्रुप ऑफ 4 to 5 स्टूडेंट्स, कि आप रोल नंबर के आधार पर जो है 4 to 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना रहे हैं। सपोज 1 to 5 जिनका रोल नंबर है उनको आपने एक ग्रुप में रख दिया है, जिनका 5 to 10 है उनको आप इन्हें एक ग्रुप में रख दिया है। फोर्थ है मेक अ होमोजीनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स इन एग्जामिनेशन, कि आपने एक होमोजीनियस मतलब कि एक समरूप समूह बना दिया है, एक ही टाइप के बच्चे रखे हैं जिनके स्कोर्स मान लीजिए किसी के ज़्यादा है तो आपने उनको एक ग्रुप में रख दिया है, जिसके स्कोर्स कम है आपने उनको एक ग्रुप में रख दिया, या फिर किसी के एवरेज स्कोर है तो आपने उसको एक ग्रुप में रख दिया है। तो देखिए इसमें क्या सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा पीयर लर्निंग का वो होगा जब आप हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाएंगे। मतलब आपने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें हर टाइप का बच्चा है, चाहे उसका स्कोर कम है ज़्यादा है, वो रिच फैमिली से है, उनका सोशियो बैकग्राउंड कैसा भी है, अब वो मैटर नहीं करता। आपने जो है एक हेट्रोजीनियस हर टाइप के बच्चों को एक ग्रुप में इंक्लूड कर दिया। इस तरह से जो है आपने ग्रुप को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये मेथड जो है हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाएंगे तो ज़्यादा ही इफेक्टिव लर्निंग आएगी, क्योंकि हर बच्चे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा और बच्चा जो है वहाँ से अच्छे से सीखेगा और उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा जो तरीका है ग्रुपिंग करने का पीयर लर्निंग के केस में, तो वो आपको हेट्रोजीनियस ग्रुप जो है वो बनाना पड़ेगा, मतलब विषम समूह बनाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ स्वयं कोर्सेज फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। नॉन टेक्निकल की बात हो रही है और पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन की, कि कौन सा कोऑर्डिनेटर है इनमें से जो स्वयं कोर्सेज को देखता है फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। तो देखिए यहाँ पे जो ये स्वयं है ये कोर्स है, इसकी फुल फॉर्म होगी स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नेशनल कोऑर्डिनेटर है जो ये सब देखता है स्वयं कोर्सेज को नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो रही है, कोर्सेज को कौन देखता है। तो ये स्वयं जो प्लेटफॉर्म है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वो किया गया है शुरू, जहाँ पे जो है फ्री एजुकेशन एंड कोर्सेज जो है प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कोऑर्डिनेटर है वो ये है AICTE, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है। थर्ड है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT है, या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC है। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन की बात हो रही है, तो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर यहाँ पे काम करता है वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये जो है ये देखता है स्वयं कोर्सेज को फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए, जो NCERT वो स्कूल लेवल पे है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल टीम को देखता है। यहाँ पे जो सेकंड है वो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च के बारे में देखता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स
डिजिटल इनिशिएटिव्स कौन सा है इनमें से जो प्रोवाइड करता है डाटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट की प्रोफाइल जहाँ पे आपको वो पूरी मिलती है, रिसर्चर्स की प्रोफाइल एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स, जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं एंड R&D ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं। तो उसका कौन सा इनमें से डिजिटल इनिशिएटिव्स है जो प्रोवाइड करता है डाटाबेस इनका? पहला है स्वयं प्रभा, सेकेंड है ई विद्वान, थर्ड है नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी एंड फोर्थ है ई शोध सिंधु। तो देखिए ये जो प्लेटफॉर्म इनकी डाटाबेस जो इनकी प्रोफाइल्स को वो करता है, प्रोवाइड करता है साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की एंड जो अदर फैकल्टी मेंबर्स है जो वर्क कर रहे हैं अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, वो प्लेटफॉर्म है ई विद्वान। ई विद्वान इनका जो डाटाबेस है उसको प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग प्रोसेस, कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है लर्निंग प्रोसेस का, जो लर्निंग अधिगम होता है प्रक्रिया उसकी, उसमें कौन सी विशेषता नहीं है? पहला है लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक, अधिगम जो है व्यक्तिवादी है। लर्निंग इज इंटेंशनल, अधिगम सुविचारित है। लर्निंग इज नॉन ट्रांसफरेबल, अधिगम अहस्तांतरणीय है। लर्निंग इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल विद द इन्वायरमेंट। इसमें पूछा है हमें नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो देखिए लर्निंग इंडिविजुअलिस्टिक हो सकती है, लर्निंग इंटेंशनल भी होती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सीखना चाहे जब। लर्निंग इज नॉन ट्रांसफरेबल, देखिए ये गलत है, लर्निंग कैन बी ट्रांसफरेबल। जो लर्निंग है वो आपने जो सीखा है वो काम आता है, आप कुछ नया सीखते हैं तो लर्निंग जो होती है वो ट्रांसफरेबल होती है। तो यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, तो इन्होंने नॉट ही पूछा है, तो ये आंसर नंबर ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मैथड्स एज्यूम्स दैट द होल ग्रुप कैन गिव मोर आइडियाज देन अ पर्सन। इन सब टीचिंग मैथड्स में जो है कौन सा ऐसा मेथड होता है जिसमें पूरा जो ग्रुप होता है वो ज़्यादा आइडिया दे सकता है एक सिंगल पर्सन के बजाय? तो देखिए पहला ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, होम असाइनमेंट मेथड होगा, डिस्कवरी मेथड होगा या फिर प्रोजेक्ट मेथड होगा। तो देखिए जिसने टीचिंग मेथड्स पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इसका आंसर होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है एक ग्रुप में अलग अलग जो है लोग बैठते हैं और एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए अपने आइडियाज़ देते हैं। किसी का कोई आइडिया होगा, किसी का कोई आइडिया होगा, सबके डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। तो एक जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की चीज़ होगी वो काफ़ी आइडियाज़ आप एक बेहतरीन आइडियाज़ जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसमें जो है सबसे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं जब कई सारे लोग एक ग्रुप में बैठते हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो एक सिंगल पर्सन के बजाय ये ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है इफेक्टिव मेथड रहता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है विच आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एजुकेशनल प्रोसेस के? शैक्षिक प्रक्रिया के 3 घटक कौन से हैं? पहला है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड एजुकेशन। सेकेंड है फ्रेंड्स, टीचर्स एंड सब्जेक्ट। थर्ड है टीचर, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन। फोर्थ है एक्टिविटीज, स्टडी एंड टीचर। तो देखिए जो 3 कंपोनेंट्स होंगे एजुकेशनल प्रोसेस के वो होंगे टीचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक जो होता है, स्टूडेंट छात्र जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, एंड एजुकेशन किस तरह की शिक्षा जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट्स है एजुकेशनल प्रोसेस के। राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन आवर स्टूडेंट्स एबिलिटी, कि वो डिस्टेंस जो स्टूडेंट्स एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब एक स्टूडेंट जो है एक टास्क को परफॉर्म कर सकता है, उसकी एबिलिटी है टास्क परफॉर्म करने की, अंडर एडल्ट गाइडेंस एंड और विद पीयर कोलेबोरेशन एंड द स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। मतलब एक तो वो इंडिपेंडेंटली टास्क को परफॉर्म कर सकता है, दूसरा जो है वो टास्क परफॉर्म कर रहा है किसकी हेल्प से? जो एडल्ट गाइडेंस, किसी बड़े की सहायता की मदद से या फिर अपने साथियों के हेल्प के माध्यम से जो है वो टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो जो ये रीजन होता है यही होता है आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस रेंज को क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा एंड अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।